के क्लास में जो हम लोग भारत पर तुर्कों द्वारा आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, संस्थापक कौन थे, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके बाद जो है हम लोग अरबी मुसलमानों के द्वारा भारत पर आक्रमण के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे तुर्की मुसलमानों का आक्रमण। सबसे पहले तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या तुर्क के लोग सच में मुसलमान थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। जब आप वर्ल्ड मैप पे जाइएगा तो आपको भारत का नक्शा मिलेगा और भारत के नक्शे को देखिएगा तो उसके जस्ट उत्तर में चीन है और चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है ये तुर्क लोग रहा करते थे। ठीक है, ये जो तुर्क लोग हैं ये बहुत ही लड़ाकू, असभ्य और बर्बर जनजाति के थे। न रहने का ढंग था, न खाने का ढंग, मतलब कि मार काट में ये ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, ये तुर्क लोग जो है उमैया वंश के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को कबूल किए और मुसलमान बन गए। अब ये उमैया वंश क्या है तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आपको फर्स्ट क्लास अगर याद होगा तो उसमें हम बताए थे कि मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में। ठीक है, तो कुरैश कबीला के जो लोग थे वही बाद में जाकर के उमैया वंश के हुए और इसी उमैया वंश के संपर्क में आने के बाद जो ये तुर्क लोग था, जो बहुत ही लड़ाकू, असभ्य, बर्बर जनजाति का था, वो इस्लाम धर्म को अपना लिए और मुसलमान बन गए। तो तुर्क कैसे मुसलमान बना ये आप लोग समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। हम लोग अरबी मुसलमान के भी बारे में देखे थे कि 711 ईस्वी में उबैदुल्ला बुदेल के द्वारा आक्रमण किया गया था सिंध के क्षेत्र पर, लेकिन हार करके वो भाग गया, पराजित हुआ था उसका। फिर 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। इसको ये मतलब कि विजय हुए थे। ठीक है, तो लेकिन ये सब भारत के ज़्यादा क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। सिंध के क्षेत्र से ये सब लौट गया था और मोहम्मद बिन कासिम तो लौटते समय इनका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो तुर्क लोग कैसे भारत पर आक्रमण किए इसके पीछे का कहानी हम लोग देखते हैं। 963 ईस्वी में, ठीक है, कुछ बुक जो है 961 ईस्वी भी लिखता है, लेकिन आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा 963 को याद रखिएगा। 963 ईस्वी में जो है अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया अलप्तगीन ने। फिर से सुनिएगा, 963 ईस्वी में अलप्तगीन के द्वारा अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया गया और इसके बाद जो है अलप्तगीन के बाद जो है बहुत सारे शासक जो है शासन किया, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, वो आप लोग को जानना भी नहीं है, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो अलप्तगीन के बाद जो है इसहाक शासक बना, फिर बलुक्तगीन शासक बना, फिर पिराई शासक बना। पिराई एक अयोग्य शासक था। ठीक है, तो इससे गद्दी छीन करके सुबुक्तगीन शासक बना और सुबुक्तगीन जो है ये अलप्तगीन का कौन था? गुलाम था। ठीक है, तो जब सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठा, शासक बना, तो ये अलप्तगीन इसको अपना दामाद बना लिया, सुबुक्तगीन को। ठीक है, इससे अपना रिलेशन बना लिया। उसके बाद जो है सुबुक्तगीन ही वो प्रथम तुर्की मुसलमान है जो भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि सर्वप्रथम किस तुर्की मुसलमान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो आप लोग बोलिएगा सुबुक्तगीन के द्वारा। ठीक है, सुबुक्तगीन जो है पंजाब पर आक्रमण किया था और उस समय के हिंदुशाही शासक जयपाल थे। कौन थे? जयपाल। ठीक है,
सुबुक्तगीन पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया, वहां के शासक जयपाल थे और जयपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। फिर इसके बाद जो है समय बीतते गया, सुबुक्तगीन का देहांत हो गया। फिर इसका बेटा जो है महमूद गजनबी 27 वर्ष के आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, और गद्दी पे बैठने के बाद 998 में गद्दी पे बैठा और 1000 से 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका जीवन जो है ना, मतलब ज़्यादातर युद्ध में ही बीत गया। ठीक है, इसका देखिए 998 में गद्दी पे बैठा, 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पे आक्रमण किया, 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। तो लगभग इसका पूरा जीवन काल जो है युद्ध में ही चला गया। तो ध्यान रखिएगा, 27 वर्ष के आयु में महमूद गजनबी जो है शासक बना और 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कब किस क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और महमूद गजनबी जो है एक उद्देश्य लिया था, एक उद्देश्य अपने मन में ठान लिया था, अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमको जो है भारत को लूटना है और वहां से धन प्राप्त कर करके हमको एक विशाल साम्राज्य का स्थापना करना है मध्य एशिया में। ठीक है, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत में बहुत धन संपत्ति होता था, धन संपत्ति था भी, और भारत के जो लोग थे वो युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग जो है ना एकदम शांति प्रिय चाहते हैं। हम लोग का देश जो है शांति प्रिय देश है। हम लोग जो है हिंदू लोग जो है शांति प्रिय है। ये आज से नहीं है। हम जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो वहाँ से ही हम लोग क्या थे, बहुदेववादी थे, देवी देवता का पूजा करते थे, मूर्ति का पूजा करते थे और शांति प्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे, और औजार अस्त्र शस्त्र किससे बनता है, लोहा से। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होंगे वो युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, बहुत शांति प्रिय थे। तो हमारा जहां से संस्कृति स्टार्ट हुआ है वहीं से हम लोग शांति प्रिय हैं। तो महमूद गजनबी जो है, महमूद गजनबी को इस बात का जानकारी था कि जो भारत के लोग हैं वो युद्ध में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका ये फायदा उठाया और ये भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो 1000 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम भारत के सीमावर्ती इलाका दुर्ग पे आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद जो है 1001 ईस्वी में फिर से पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके महमूद गजनबी के पिताजी भी भारत पर जो आक्रमण किए थे वो पंजाब के क्षेत्र पर किए थे। महमूद गजनबी भी 1001 ईस्वी में क्या किया, पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। और उसके पिता के समय भी उसका वहां का शासक कौन था, जयपाल था। और महमूद गजनबी के समय भी वहां का शासक कौन था, जयपाल था। ठीक है, तो महमूद गजनबी जो है जयपाल से युद्ध किया और जयपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इसको लगा कि हमको सुबुक्तगीन भी हरा के चला गया, हमको उसका बेटा भी हरा करके चला गया, मतलब हम तो राजा बनने के लायक है ही नहीं, हम क्यों जिंदा हैं। तो जाकर के क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है 1008 ईस्वी में नागरकोट जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहां आक्रमण किया महमूद गजनबी, और वहां मूर्तिवाद के खिलाफ आक्रमण किया था। और वहां पर भी इसको वहां के शासक जो भी थे नागरकोट के, वहां पर भी उसको हरा करके महमूद गजनबी का विजय हुआ, ये जीते। और इसके बाद जो है वो बुत सिकन का उपाधि धारण किए। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, जो मूर्ति को तोड़ दे, मूर्ति को तोड़ने वाले को मूर्ति भंजक कहते हैं। और 1008 ईस्वी में जब नागरकोट को विजय किए थे तो उसके बाद ही ये बुत सिकन का उपाधि धारण किए महमूद गजनबी। फिर 1009 ईस्वी में जो है जयपाल का ही बेटा था आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल से वहिंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी महमूद गजनबी जो है आनंदपाल को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि आनंदपाल का हार हुआ। ठीक है, फिर
1014 ईस्वी में महमूद गजनबी जो है थानेश्वर पर आक्रमण किया, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ भी इसको विजय प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 1018 ईस्वी में कन्नौज पे आक्रमण किया, कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर भी इसको विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद जो 16वां आक्रमण था महमूद गजनबी के द्वारा, अपने जीवन काल में टोटल कितना आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन जो 16वां आक्रमण था ये महमूद गजनबी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। और ये आक्रमण किया था गुजरात में, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पड़ता है, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर को एकदम तहस नहस कर दिया। इसके पीछे भी थोड़ा सा कहानी है, उसको भी सुनिए कि उस समय के जो लोग थे वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। अभी भी हम लोग करते हैं, जितने भी हिंदू हैं सब भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये जो महमूद गजनी है इतना युद्ध लड़ा, इतना जगह को मतलब कि पराजित किया, तो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त नहीं होता था। तो इसको लगा कि हम जीत भी रहे हैं लेकिन हमको ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसके बाद इसको मतलब समझ में आया, या फिर इसको खबर लगा क्या कि जो हिंदू लोग हैं वो अपना धन संपत्ति मंदिर में रखते हैं। हिंदू लोग का उस समय मानना था, ऐसा मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि जो हिंदू लोग थे वो सोचते थे क्या कि हम जो अपना धन दौलत है घर में नहीं रखेंगे, घर में रखेंगे तो चोर वगैरह लूट लेगा, लेकिन अगर हम धन को मंदिर में रखेंगे तो मंदिर में भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, तो वो उसका रक्षा करेंगे। तो इसलिए जितने भी हिंदू थे सब अपना धन संपत्ति जो भी होता था वो अपना मूर्ति में मंदिर में रख देते थे, ठीक है। तो इस बात का खबर महमूद गजनबी को लग गया। तो उसके बाद जो है जिस भी राज्य पे ये आक्रमण करता था महमूद गजनबी, उसके मंदिर को भी नष्ट करता था। तो 16वां आक्रमण जो है महमूद गजनबी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ। और उस समय गुजरात के शासक जो थे भीम प्रथम थे, भीम प्रथम को पराजित किया, ठीक है, और गुजरात को भी जीता। और वहीं सोमनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, सोमनाथ मंदिर को एकदम बुरी तरीके से नष्ट किया तोड़ करके, और वहां से जितना भी धन था सबको लूट लिया। और उस समय लगभग 50,000 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था ये महमूद गजनबी, ठीक है। फिर जब यहां से धन संपत्ति लूट लिया तो ये अपना अफगान लौट रहा था, ठीक है। तो सिंध के क्षेत्र में कुछ जाटों जो है, कुछ जाट लोग महमूद गजनबी का विरोध किया। तो महमूद गजनबी बहुत तेज आदमी था, ठीक है। महमूद गजनबी को लगा कि अगर हम अभी जाट से युद्ध करेंगे तो जो धन संपत्ति हम लूट करके ले करके जा रहे हैं ये जाट भी लूट लेगा, ठीक है। तो उस समय जो जाट आक्रमण किया था महमूद गजनबी पे, उस समय महमूद गजनबी कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना अफगान देश चला गया, अफगान प्रदेश चला गया। फिर 1027 ईस्वी में उसका बदला लेने के लिए जाट पर फिर से आक्रमण किया और जाट को पराजित कर दिया। तो 1027 ईस्वी में इसके द्वारा जो महमूद गजनबी के द्वारा जो है अंतिम युद्ध लड़ा गया था। फिर ठीक है, उसके बाद जो है फिर महमूद गजनबी जो है यामनी उद दौला और यामनी उल मिल्लत का उपाधि धारण किया। यामनी उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। अपने आप को कहता था कि हम साम्राज्य का दाहिना हाथ है, हमारे रहते साम्राज्य को कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और यामनी उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। अपने आप को कहता था कि हम जब तक हैं मुसलमान को कुछ नहीं होगा, हम मुसलमान का जो है संरक्षक है, उसका सुरक्षा करने वाले हैं। और उस समय सिक्का का भी प्रचलन था, तो सिक्का जो चलाया था उस समय महमूद गजनबी, तो उस सिक्के पे एक तरफ फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और दूसरी तरफ जो है संस्कृत लिपि का प्रयोग हुआ था। फिर 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया और इसके मृत्यु के बाद ही जो है गजनी साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।